जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को टोटल 2 ऐसे हथियारों के बारे में बताऊंगा जो आने वाले समय में इंडिया द्वारा रशिया से खरीदा जा सकता है। इनमें एक हथियार तो फ्यूचर जनरेशन के नया टैंक है, जबकि दूसरा हथियार S-400 के बाद एक और नया एयर डिफेंस सिस्टम को लेके कहा जा रहा है। तो दोस्तों, ये 2 नया हथियार मतलब टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है, क्यों भारत द्वारा इसे रशिया से खरीदा जाएगा और कब तक खरीदा जाएगा और कितने संख्या में खरीदा जाएगा, इसे जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, कुछ महीने पहले के कुछ रिपोर्टों में सजेस्ट किया जा रहा है कि इंडिया द्वारा अपने नया जनरेशन के टैंकों के जरूरतों को पूरा करने के लिए रशिया से आधुनिक टैंकों का खरीदारी किया जा सकता है। और आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडिया एक टैंक अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट या फिर टैंक रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट के तहत भी आगे बढ़ रहा है, जिसे हम FRCV या फिर फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, FRCV प्रोजेक्ट के तहत इंडिया द्वारा कुछ संख्या के टैंकों के टेक्नोलॉजी को परचेज करके अपने देश में ही आधुनिक जनरेशन के टैंकों का निर्माण किया जाएगा, जो इंडिया के T-72 जैसे पुराने टैंकों को रिप्लेस करेगा। और अब रिपोर्टों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इंडिया शायद रशिया से T-14 आर्माता जैसे टैंकों को खरीदे। दोस्तों, वैसे भी आर्माता टैंक और साउथ कोरिया के ब्लैक पैंथर टैंकों को ही इस टेंडर के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है, जबकि आर्माता टैंकों के पास कुछ ऐसे खूबियां है जो ब्लैक पैंथर टैंकों के तुलना में इस टेंडर में इससे ज्यादा कारगर टैंक बना रहा है। इवन इंडिया के द्वारा FRCV प्रोजेक्ट के तहत जो रिक्वायरमेंट रखा गया है, उसे भी आर्माता टैंक द्वारा बाखूबी पूरा किया जा रहा है। दोस्तों, एक चाइनीज ऑनलाइन मैगजीन के मुताबिक रशिया के जो उरल्सगॉनज़ावोड मतलब UBZ कंपनी है, उसमें फंड के काफी ज्यादा कमी है और इस फंड के कमी को दूर करने के लिए कंपनी के तरफ से अपने फॉरेन पार्टनरों का खोज किया जा रहा है, ताकि कंपनी अपने हथियारों को फॉरेन पार्टनरों के साथ निर्माण कर पाए और फॉरेन कंट्रियों में बड़े मात्रा में सेल कर पाए। जबकि इस मैगजीन में यह भी बताया गया है कि T-14 आर्माता टैंक है, इसका सबसे पहला कस्टमर इंडिया बन सकता है। दोस्तों, चाइनीज मैगजीन में यह भी दावा किया गया है कि इंडिया सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से परचेस करता है और किसी अन्य कंट्री के तुलना में इंडिया रशियन हथियारों को ही सबसे ज्यादा तरजीह देता है, जबकि रशिया के बहुत सारे महत्वपूर्ण हथियार ऑलरेडी इंडियन आर्मी द्वारा खाली इस्तेमाल नहीं बल्कि इंडिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग भी किया जा रहा है। एग्जाम्पल के रूप में T-14 आर्माता टैंक से पहले रशिया द्वारा जो नया जनरेशन के टैंक बनाया गया था मतलब T-90 टैंक, उसका एडवांस्ड वर्जन का भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है। हाल ही में इंडिया द्वारा करीबन 400 से अधिक ऐसे टैंकों को निर्माण करने के लिए रशिया से एक डील किया गया है और उसके बाद रशिया की UGV के लिए भारत एक महत्वपूर्ण पार्टनर भी बन सकता है और भारत के लिए भी रशिया का ये नया टैंक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण टैंक भी बन सकता है। दोस्तों, रशिया की UGV के तरफ से ये भी बताया गया है कि रशिया के T-14 आर्माता टैंक दुश्मन के टेरिटोरी के अंदर घुस के तबाही मचाने के लिए तैयार हो चुका है और ये सीरियल प्रोडक्शन में आगे बढ़ रहा है। फिलहाल रशियन आर्मी की तरफ से इन टैंकों को ज्यादा संख्या में अपने बेड़े में शामिल नहीं किया गया है और उसके पीछे मेन रीजन है फंडिंग का कमी। पर चाइनीज मीडिया सोर्सेज में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये फंडिंग का कमी इंडिया द्वारा पूरा किया जाएगा और इंडिया रशिया से बड़े मात्रा में T-14 आर्माता टैंकों को खरीद सकता है। चाइना की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि एग्जैक्टली कितने संख्या में इंडिया इन टैंकों को परचेस करेगा, इसके बारे में अभी तक तो कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया कम से कम 400 से 500 ऐसे टैंक डायरेक्टली रशिया से परचेस कर सकता है। चाइनीज मीडिया सोर्सेस में यह भी दावा किया जा रहा है कि 2014 और 15 के दरमियान रशिया और इंडिया के बीच में ऐसे टैंकों के निर्माण को लेकर एक डिस्कस हुआ था, जहां पे करीबन 2000 टैंकों को इंडिया द्वारा खरीदने का बात भी कहा गया था। पर एग्जैक्ट अमाउंट में कितने परचेस किया जाएगा और कितना इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, उसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन अगर चाइनीज मीडिया सोर्सेस के बातों के ऊपर ध्यान दे तो उनका मानना यह भी है कि 2021 से शायद इन टैंकों का निर्माण भारत में शुरू हो जाए। पर दोस्तों, 2014-15 में जिन बातों को डिस्कस किया गया है उसके ऊपर अभी तक अगर कोई खुलासा नहीं हुआ है, तो इसके पीछे भी माना जा रहा है कि सुखोई 57 जैसे एक बड़ा मुश्किलें आ सकता है। पर दोस्तों, फिलहाल रशिया या इंडियन किसी भी अथॉरिटी की तरफ से इन बातों के ऊपर मोहर लगाया नहीं गया है और ना ही कहा गया है कि इंडिया इन्हें खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा। पर अगर मेरा माने तो जब तक रशिया द्वारा इन टैंकों के असल मुद्दे को लेके भारत के साथ चर्चा नहीं किया जाता है, मतलब टैंकों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके भारत को भरोसे में नहीं लिया जाता है, तब तक शायद ही इंडिया और रशिया के बीच में इतना बड़ा कोई डील हो सकता है। इंडिया फिलहाल आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प के तहत आगे बढ़ रहा है, जिनमें सबसे पहले महत्व दिया जा रहा है इंडिया के खुद के बनाया हुआ हथियारों के ऊपर, जबकि दूसरे पायदान पे महत्व है ऐसे हथियार जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में निर्माण हो रहा है। तो रशिया को अगर भारत से फंडिंग इरेज करना है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में ही इन टैंकों को निर्माण करना पड़ेगा। दोस्तों, अब चलिए दूसरा हथियार मतलब एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानते हैं। S-400 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद रशिया की तरफ से भारत को कई सारे अन्य हथियारों का भी ऑफर किया जा चुका है, जिनमें वेरी शॉर्ट रेंज शोल्डर फायर सरफेस टू एयर मिसाइल के अलावा शॉर्ट और मीडियम रेंज के पैंसर एस सिस्टम का भी ऑफर किया गया है। दोस्तों, कुछ रशियन मीडिया में बताया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के रशिया दौरे के दरमियान रशिया की तरफ से भारत को पैंसर एस सिस्टम को लेकर और एक बार ऑफर किया गया
गया। दोस्तों रशिया की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इस बार रशिया द्वारा एक कदम आगे बढ़ाते हुए इन सिस्टमों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में निर्माण करने का बात को भी माना जा रहा है, जो शायद मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करेगा। इवन रशिया की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को लाने के बाद अब इन हथियारों की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जबकि चाइना के साथ झड़प के दरमियान भारत की तरफ से कुछ हथियारों को इमरजेंसी बेसिस पे परचेज भी किया गया है, जिनमें कुछ ऐसे हथियार भी है जिनके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया। रशियन मीडिया अथॉरिटी में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि रशिया का जो ये पैंसर एस सिस्टम है, ये एक महत्वपूर्ण हथियार भारत के लिए चाइना के खिलाफ बन सकता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा मोबाइल और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है और आसानी से 100% एक्यूरेसी के साथ अनमैन एरियल व्हीकल या अन्य हवाई इक्विपमेंटों को मार गिरा सकता है। पर दोस्तों कुछ महीने पहले भारत की तरफ से जो रिएक्शन दिया गया था, उसके बाद पैंसर S1 सिस्टम को लेकर भी सवाल उठा था, क्योंकि भारत की तरफ से तब कहा गया था कि इन सिस्टमों के बदले भारत द्वारा साउथ कोरिया की तरफ से बनाया हुआ बीहू मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टमों को खरीदा जाएगा। जबकि उसके बाद रशिया की तरफ से काफी बार प्रोटेस्ट किया गया और फिर से एक बार रशिया को कंसिडर करने का बात कहा गया और नया तरीके से रशिया द्वारा टेक्निकल ट्रायल का बात भी कहा गया। दोस्तों साउथ कोरियन बीहू सिस्टमों को काउंटर करने के लिए रशिया की तरफ से इस बार पैंसर S1 के सिस्टम की जगह में पैंसर SM नामक एक नया सिस्टम का भी ऑफर किया गया है, जिसे लेकर रशिया का यह भी कहना है कि ये पैंसर S1 की तुलना में 1.5 से 2 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। जबकि इन सिस्टमों में एक आधुनिक 8x8 व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है, जो पहले के व्हीकल की तुलना में ज्यादा मूवेबल और इफेक्टिव है। इन सिस्टमों के पास 40 से 75 किलोमीटर रेंज तक किसी भी हवाई टारगेट को ट्रैक करने का क्षमता है, जबकि 20 से 40 किलोमीटर दूर तक ये किसी भी खतरे को हवा में ही ध्वस्त कर सकता है। पैंसर S1 सिस्टम के तुलना में ये रेंज करीबन दुगना है, जबकि इसका जो ऑल्टीट्यूड है ये करीब 15 किलोमीटर का है। दोस्तों इसके अलावा पैंसर SM का एक SA नामक वर्जन भी रशिया की तरफ से दुनिया के सामने लाया गया है, जिसे लेकर रशिया का दावा यह भी है कि ये -50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी ऑपरेट हो सकता है और इसी वजह से ये इंडिया द्वारा लद्दाख के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम भी बन सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि इंडिया टोटल ऐसे 100 सिस्टम खरीदने के लिए टेंडर को इशू किया था, जिनमें सबसे पहली बार टेंडर को साउथ कोरिया के कंपनी की तरफ से बनाया हुआ बीयू सिस्टम ने ही जीता था। पर रशिया की तरफ से फिर से जब एक बार इस टेंडर को रिकंसिडर करने का बात कहा गया, तो इंडिया की तरफ से फिर से रिकंसिडर किया भी जा रहा है और रशिया के नए ऑफर को देखते हुए ये भी लग रहा है कि आने वाले समय में शायद रशिया के ये सिस्टम ही जीत जाए। दोस्तों इन सिस्टमों में प्राइमरी हथियार के हिसाब से 6 सेट का मतलब टोटल 12 2 स्टेज रॉकेट फ्यूल सरफेस टू एयर मिसाइल रहता है, जो काफी ज्यादा फास्ट रिएक्शन के साथ टारगेट को एंगेज कर सकता है। जबकि ये 12 का 12 मिसाइल रेडी टू फायर मोड में रहता है, मतलब काफी कम समय में इन मिसाइलों को दुश्मन के टारगेट के ऊपर हिट कराया जा सकता है। इसके अलावा सेकेंडरी हथियार के हिसाब से इसमें 2 30 मिलीमीटर के ऑटो कैनन रहता है, जिसमें हर एक में 700 राउंड गोली रहता है। दोस्तों इन ऑटो कैननों का इस्तेमाल करके किसी भी हवाई टारगेट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, जबकि ये जमीनी टारगेट के ऊपर भी हमला कर सकता है। इसके अलावा इन सिस्टमों के साथ ही फायर कंट्रोल रडार और कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट भी रहता है। जबकि इसके अलावा व्हीकल के पूरा ग्रुप में सपोर्ट व्हीकल और एमुनेशन सप्लाई व्हीकल भी रहता है, लेकिन कौन से सिस्टम में कितने रिजर्व मिसाइल रहता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पैंसर S1 सिस्टम ऑलरेडी रशियन फोर्सेज में 90 के दशक से ऑपरेशनल है, जबकि पैंसर SM सिस्टम जिसका ऑफर फिलहाल भारत को किया गया है वो 2021 में रशियन फोर्सेज में शामिल होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।